एडिशनल राफेल के बाद फ्रांस की तरफ से अभी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के अंदर भारत को एडिशनल सबमरीन को भी सप्लाई करने का प्लान किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिसेंट स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि आगे चल के चाइना और भारत के बीच जंग होने के चांसेस बढ़ रही है। खराब वेदर कंडीशन की वजह से आईटीबीपी के जवानों को अभी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है, पर भारत की तरफ से पहले से इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। रिसेंट सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना की होटान एयरबेस में अभी J-20 एयरक्राफ्ट के साथ वीवी फ्लीट भी मौजूद है। और अगर सच में चाइना के पास 50 के आसपास J-20 ऑपरेशनल कंडीशन में है तो ये भारत के लिए क्यों चिंता का विषय बनने वाला है। और अंत में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी किस वजह से अपने पद से रिजाइन करने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और फ्रांस को लेके है। रिसेंटली फ्रांस की तरफ से भारत को 3 और राफेल जेट को डिलीवर किया गया है और साथ ही जल्दी ही भारत को फ्रांस की तरफ से अननोन अमाउंट में हैमर मिसाइल को भी डिलीवर किया जाने वाला है। इसी बीच ये सुनने को मिला है कि भारत अभी प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी फ्रांस की सबमरीन को सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि सितंबर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट के बीच हुई मीटिंग के दौरान इसके बारे में बातचीत किया गया था। अब प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी फ्रांस की नेवल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और अगर इसमें कोई फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको मजगांव डॉक लिमिटेड या फिर L&T के साथ मिलकर इन सबमरीन को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब ऐसे ही मजगांव डॉक लिमिटेड पहले से ही कलवरी क्लास को सबमरीन को फ्रांस के साथ मिलकर बना रही है, जिस वजह से अगर भारत यहाँ पर फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ जाता है तो मजगांव डॉक लिमिटेड को नए सबमरीन को बनाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फ्रांस की तरफ से भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन AIP सबमरीन की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए सहमति जताई गई है, जिसके बाद आगे चल के भारत को किसी दूसरे देश के ऊपर अपने सबमरीन को बनाने के लिए डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। अगला अपडेट कारगिल की कार 816 कार्बाइन को लेके है। अब सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए लगभग 94,000 कार्बाइन्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को 2018 में फ्लोट किया गया था, जिसमें कारगिल को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी तक उस डील को फाइनल नहीं किया गया। और हमारी नई इंपोर्ट रूल के मुताबिक अभी मेड इन इंडिया कार्बाइन को सिलेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और ऐसे में कारगिल के साथ होने वाली डील को कैंसिल करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस कारगिल के पास नहीं पहुंचा है। इसके बारे में कारगिल के CEO हमद सलीम ने बताया कि वो अभी भारत में ही पूरी तरीके से अपने कार्बाइन्स को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ कारगिल की कार 816 कार्बाइन को छोड़ के पिस्टल से लेके कारगिल की बाकी सभी प्रोडक्ट्स को भारत में ही बनाया जाने वाला है। अभी वो किसी इंडियन कंपनी के साथ भी टाई अप कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं होता है तब तक वो इंडियन पार्टनर का नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाले। अभी वो अपनी फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए एक जगह को भी सिलेक्ट कर चुके हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के साथ साथ वो अभी भारत में एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को भी एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और भारत में कारगिल अपनी पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहता है और आगे चल के भारत में बनने वाले इन वेपन्स को किसी और देश को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अभी उनका ये भी कहना कि कारगिल की कार 816 कार्बाइन में लगभग 60% के आसपास जो कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है वो इंडियन ओरिजिन से है और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो 12 महीने के अंदर ही इंडियन आर्मी को इन 94,000 कार्बाइन को बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आज मीडिया से बात करते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिचुएशन अभी काफी तनावपूर्ण है और चाइना के साथ जंग हो सकती है, क्योंकि चाइना की तरफ से पहले से घुसपैठ किया जाता था और भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अभी ये बात एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है और चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत के अंदर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल में तनाव को कम करने के लिए एक मीटिंग भी होने वाली थी और इसी दौरान ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, जिससे साफ होता है कि इस दौरान भी चाइना के साथ बातचीत होने का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला है और अगर ऐसा चलता रहा तो भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो सकती है। दूसरी तरफ LOC में भी अभी पाकिस्तान की तरफ से सुरों को घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही थी, जिसे इंडियन आर्मी की तरफ से नाकाम कर दिया गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी पाकिस्तान की कोशिश को शुरू करने से पहले खत्म कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में अपनी स्नाइपर यूनिट को कवर फायर देने के लिए वहां पे डिप्लॉय किया गया था, ताकि ये हमारे जवानों के ऊपर पिस्टन स्ट्राइक कर सके और इसी दौरान सुअर लोग बॉर्डर को पार कर सके। लेकिन बदले में हमारी स्नाइपर्स भी पूरी तरीके से तैयार थे और इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के स्नाइपर्स को मार गिराया है। अब इसी दौरान जिस स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया गया था वो साको टीआरजी राइफल था और इसको हाल ही में इंडियन आर्मी में लिमिटेड नंबर में शामिल किया गया था। इसमें 308 लैपा मैग्नम का इस्तेमाल किया जाता है और ये लगभग 1500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकते हैं। इसको फिलहाल अभी हमारी पैरा एसएफ यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और मुझे कुछ खबर मिली है जिसके मुताबिक अभी कुछ दिनों के अंदर ही ऐसे और राइफल्स खरीदे जाने वाले हैं। वैसे ये बात अभी तक मीडिया को बताया नहीं गया है, लेकिन इंटरनल लेवल में अभी इसको लेके बातचीत किया जा रहा है, जिसको लेके जल्दी आपको खबर सुनने को मिलने वाली है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी अपने पद से रिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बात काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि रशिया के लोग पुतिन को 2036 तक ही अपने प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहते थे और इसके लिए रास्ता भी क्लियर हो गया था। लेकिन अभी वो शायद अगले साल के शुरुआत तक ही रिजाइन करने वाले हैं। अब पुतिन का अपने पद से रिजाइन करने का जो मेन कारण है वो उनकी तबीयत की वजह से है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अभी पार्किंसन डिजीज से गुजर रहे हैं, जिस वजह से उनके परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वो और ज्यादा स्ट्रेस ले या फिर और ज्यादा दिन तक वहाँ पे अपने पद पे बने रहे। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं और मुझे इस डिजीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन गूगल करने से पता लगा कि डिजीज नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में पुतिन इसके बारे में जनवरी में ही खुल के बताने वाले हैं कि वो आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। र्यूमर्स है कि अभी वो अपने जगह पर किसी और को बिठाने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रेसिडेंशियल स्टाफ का कहना है कि वो पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। अब हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं रहना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके बाद रशिया का नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या फिर क्या सच में पुतिन की तबीयत इतनी खराब है कि वो आगे चल के प्रेसिडेंशियल पद को छोड़ना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। ऐसे करके और भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि कल भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट्स के एक अपग्रेडेड वेरिएंट को ओडिशा तट से टेस्ट किया गया था और ये पिनाका रॉकेट की मार्क 1 वेरिएंट की एक अपडेटेड वर्जन था। इसमें प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे, जैसे कि अब इसमें ग्रीन टाइप की फ्यूज का इस्तेमाल किया गया था और अब इसको माउंटेन वॉरफेयर के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। हो सकता है इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, क्योंकि रेंज के मामले में इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगी। पुरानी वेरिएंट की बात करें तो ये 35 से 40 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, जबकि इसकी अपडेटेड वेरिएंट अभी 45 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। इसमें अब एक पेनिट्रेटिंग वॉरेट का इस्तेमाल किया गया है जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी अभी भी इसकी कैलिबर पुरानी रॉकेट की तरह 214 mm की है, लेकिन इसकी लेंथ को थोड़ा सा यानी कि 156 mm के आसपास छोटा किया गया है, पर फिर भी इसका वजन यहाँ पे 2.5 kg इंक्रीज हुआ है और अभी भी ये लगभग 100 kg तक के डिफरेंट टाइप के वॉरेट को कैरी कर सकता है और इनका लाइफ साइकिल भी पहले के रॉकेट के मुकाबले 5 साल ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसकी लेंथ को कम करने के बावजूद भी अभी इसमें 11 kg ज्यादा फ्यूल को कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से इसकी रेंज अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और इसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से एडिशनल 6 फिन वाले कन्फिगरेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसको बेहतर फ्लाइट स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्यूरेसी मिलने वाली है। अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि आईटीबीपी हमारी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में निगरानी रखती है और अभी चाइना के साथ जैसे हालात चल रहे हैं इससे में इनका काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी उनको साल भर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में और ऊंचाई वाले एरिया में ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसे में अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि सर्दियां आने की वजह से हिमालय की ऊंचाई वाले एरिया में अभी बर्फ गिरना शुरू हो चुका है, यानी कि टेम्परेचर अभी 0 से नीचे जाना शुरू हो चुका है। इसी वजह से अभी हमारे जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे जवानों को भी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है। पर आईटीबीपी की तरफ से बताया गया कि इस बात को लेकर उनको पहले से अंदाजा था, जिस वजह से अभी एडिशनल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है। साथ ही एयर सपोर्ट को भी वहाँ पे एकदम तैयार करके रखा गया है, क्योंकि अगर इमरजेंसी आती है तो जवानों को तुरंत ही एयरलिफ्ट किया जा सकता है। आईटीबीपी की तरफ से बताया गया कि आगे चल के जैसे जैसे टेम्परेचर -40 डिग्री के आसपास नीचे जाएगी उस दौरान मेनली कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ साथ थायराइड प्रॉब्लम भी सामने आ सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कुछ जवानों के साथ सामने आ सकती है। लेकिन इसके लिए हम लोग पहले से तैयार हैं और इसी वजह से लेह में अभी स्पेशली मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपॉइंट करके रखा गया है। अगला अपडेट चाइना की J-20 फाइटर जेट को लेके है।
आप सभी को याद होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना के पास अभी 50 के आसपास J-20 मौजूद है और वो अभी काफ़ी तेज़ी से इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं। 1-2 महीने पहले कुछ रिपोर्ट सामने आया था जहां पर यह बताया गया था कि चाइना की हुटान एयरवेज में अभी वो अपनी J-20 फाइटर जेट को डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन तब वहां पर सिर्फ 2 ही J-20 दिखाई पड़ रहे थे। अभी भी हुटान एयरवेज में J-20 मौजूद होने की खबर सामने आई है और अभी ये और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज में अभी ये क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे J-20 मौजूद है। इसके अलावा चाइना अभी अपनी नगरी गुनसा एयरवेज में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा चुकी है और अभी चाइना इसको एक्सपैंड भी कर रहा है। वहीं पर चाइना की लासा एयरवेज में भी अभी चाइना की तरफ से काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले अगस्त में आई सैटेलाइट इमेज से पता लगा था कि हुटान एयरवेज में चाइना की फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के साथ साथ J-8, Y-8 और KJ-500 AWACS मौजूद थे, लेकिन अभी जो इमेजेस सामने आए हैं उसमें काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि वहाँ पर J-20 के साथ साथ चाइना की यूएवी फ्लीट भी मौजूद है। पहले तिब्बत रीजन में चाइना के जितने भी एयरबेसेस मौजूद थे वहाँ पर कोई भी हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी भी इंडियन एयर रेड जैसे सिचुएशन में चाइना को मैक्सिमम डैमेज होने का खतरा था। पर अभी चाइना की तरफ से अपनी सभी एयरबेसेस में ऐसे शेल्टर्स को बनाने की खबर सामने आई है और साथ ही चाइना अभी अपनी एयरबेसेस को अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट को डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना अपनी J-20 फाइटर जेट्स को बड़ी मात्रा में हुटान एयरवेज में और नगरी गुनसा एयरवेज में तैनात कर सकता है। और अगर सच में चाइना के पास 50 के आसपास J-20 मौजूद है तो वो इजीली 20-25 J-20 को इन एयरवेसेस में तैनात कर सकता है, जो कि आगे चल के भारत के लिए काफ़ी खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इनके साथ इंगेज होने के लिए हमारे पास अभी सफिशिएंट मात्रा में रफाल मौजूद नहीं है और बदले में सुखोई जैसे फाइटर को ये काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से वीआर फाइट में हम डाउन साइड में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की चीफ ने बताया था कि S-230 ने J-20 को डिटेक्ट कर लिया था। इस बात से हम भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर J-20 के रडार की बात करें तो उसमें कम से कम 1500 के आसपास TR मॉडल होने की बात की जाती है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसका रेंज कम से कम 300 किलोमीटर तक होना चाहिए और ये कम से कम 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से S-230 को डिटेक्ट कर सकता है। जबकि अगर J-20 का RCS 1 मीटर स्क्वायर भी होगा तब भी उसको 80 किलोमीटर के अंदर ही सुखोई डिटेक्ट कर पाएगा और J-20 का फ्रंटल RCS इससे भी काफ़ी कम है, जिस वजह से ये रेंज फ्रंटल एंगेजमेंट के लिए और भी ज़्यादा रिड्यूस होने वाली है। और जब तक S-230 उसको डिटेक्ट करेगा तब तक J-20 S-230 के ऊपर अपनी PL-15 मिसाइल फायर कर चुका होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।